मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी एक टॉपिक है मानव में उत्सर्जन। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे सूक्ष्म जीवों में उत्सर्जन के बारे में। उसके बाद हम लोग बात किए थे ये प्लांट में। ठीक है, आज हम लोग मानव में उत्सर्जन के बारे में बात करने वाले हैं। तो मानव में उत्सर्जन की अगर हम लोग बात करें तो उत्सर्जन की मुख्य टॉपिक अगर मानव में अगर किसी चीज की अध्ययन करना है तो है किडनी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं। ठीक है, तो किडनी के बारे में जब हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में अध्ययन करते हैं तो किडनी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। किडनी है क्या, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिन्स लाइक सीड होता है। यानी बिन्स का मतलब होता है, जैसे अगर हम लोग कहें तो ये क्या होता है, सीम के बीचे के समान होती है इसका स्ट्रक्चर। और क्या होता है, इसकी संख्या 2 होती है। ठीक है, एक कॉमन सी बात क्या है, राइट वाला जो वृक्क होता है वो लेफ्ट से हल्का सा दबा होता है, यानी नीचा होता है। अब ऐसा इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि लीवर होता है ना, लीवर थोड़ा सा किडनी को प्रेस कर देता है, क्योंकि लीवर ये साइड होती है तो प्रेस कर देता है, तो इसकी वजह से ऐसा होता है। तो किडनी के बारे में अगर हम लोग इसका कोई मेजरमेंट की टॉपिक की बात करें तो इसका लेंथ जो होता है वो समथिंग यानी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, जिसको हम लोग लंबाई कह सकते हैं। यानी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई समथिंग 5 से 7 सेंटीमीटर होता है। वहीं पर अगर मोटाई की बात करें तो वो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका वेट की अगर हम लोग बात करें यानी वजन, तो वजन एक चीज और क्या है, मेल और फीमेल ये दोनों में समथिंग लगभग, जैसे हार्ट की बात करें तो मेल में समथिंग 300 ग्राम होता है और फीमेल में समथिंग 250 ग्राम होती है। उसी प्रकार यहाँ पर वेट की अगर हम लोग बात करें तो मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, बट यहाँ पर हम लोग एवरेज लिए हैं 120 से 170 ग्राम के बीच होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने बताया कि इसका कैसा होता है, तो सेम के बीच के समान होता है स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, अब ये जो वृक्क है, ये वृक्क का स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम लोग बात करें, आंतरिक सतह की बात करें, तो ये 2 कवर से घिरा होता है। एक को मेडुला कहते हैं और दूसरे को कॉर्टेक्स कहते हैं। तो मेडुला जो होता है, अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर की कॉमनली सी बात करें तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये 2 कवर से इस तरह के अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है और ये 2 लेयर है। ठीक है, एक आउटर लेयर होता है, आउटर का मतलब होता है बाह्य, और ये होता है इनर लेयर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच बहुत सारे कुछ लिक्विड मटेरियल भरे होते हैं। इस लिक्विड मटेरियल को हम लोग एस्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। एस्ट्रोमा क्या है, एक लिक्विड मटेरियल है जो चिपचिपा द्रव की तरह होता है। अगर किडनी पर किसी प्रकार का थोड़ा प्रेशर भी पड़े तो ये एस्ट्रोमा उसको सहन करने में सक्षम होती है। इसके अंदर क्या होता है, त्रिभुज की समान संरचना, इस तरह के ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं, जिसे आप क्या कह सकते हो, पिरामिड, यानी पिरामिड की समान संरचना पाया जाता है, जिसे आप ट्रायंगल त्रिभुज भी कह सकते हैं। इस पिरामिड के अंदर क्या होता है, तो इस पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन क्या करता है, तो नेफ्रॉन करता क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग बात करें। नेफ्रॉन एक किडनी में समथिंग लगभग 10 लाख होते हैं। नेफ्रॉन पूरी की पूरी, अगर किडनी की बात करें तो किडनी कोई वर्क नहीं करता, बल्कि किडनी के अंदर अवेलेबल जो ये नेफ्रॉन है वो वर्क करता है। इसलिए नेफ्रॉन को किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, जिसे हम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यानी वृक्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है, तो वो किडनी है। ठीक है, अब देखिए, सॉरी किडनी नहीं, नेफ्रॉन है। वृक्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन की जो मैंने बात बताया कि एक किडनी में लगभग कितने हैं, 10 लाख होते हैं। तो ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है आपसे, तो कैसे होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम यहाँ पे एक छोटी सी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बस ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, 2 ठो एम और एक यू बनाना है। जैसे यहाँ पर मैंने एक
M और एक यहाँ पर M और बीच में U बनाया है, ठीक है। इस तरह से और इस तरह के संरचना बना लेना है, ठीक है। जो आपको इस तरह के संरचना आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, उसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ये ग्लोमेरुलस कैसा होता है? हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब अर्ध चंद्राकार, जिसको चांद का आधा वाला पार्ट मैथ में आप पढ़ते होंगे उस तरह के। तो ग्लोमेरुलस जो है इसके अंदर दो नालिकाएं होते हैं। एक नालिकाएं जो है इनको हम लोग क्या कहते हैं? अभिवाही धमनी, और एक होता है अपवाही धमनी। अभिवाही धमनी जो है ये कैसा होता है? चौड़ा होता है। लेकिन अपवाही धमनी जो है वो शंकरी, शंकरी का मतलब क्या होता है? सिकुड़ा हुआ, काफी छोटा, यानी इसके अपेक्षा ये छोटा होता है। अब ये ग्लोमेरुलस के पास, अब ये जो होता है अभिवाही धमनी, ये कहां से जुड़ा होता है? वृक्कीय धमनी से जुड़ा होता है। ये करता क्या है कि जब इधर से रक्त को लाता है, ब्लड को लाता है, जो अशुद्ध ब्लड हम लोग कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे बेकार पदार्थ अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही, अब एक चीज और देखिए, ये चौड़ा क्यों होता है, ये शंकरी क्यों होता है? तो इधर से जब ब्लड काफी प्रेशर में जाता है तो इसके अंदर यानी ग्लोमेरुलस के अंदर ये ब्लड क्या होने लगता है? छन्नी होने लगता है। छन्नी का मतलब जैसे हम लोग चलनी के माध्यम से छानते हैं ना ये आटा वगैरह, तो चोकर ऊपर रह जाती है और आटा नीचे आ जाते हैं। तो वही चीज यहाँ देखना है, ये ग्लोमेरुलस क्या कर रहा है? तो चोकर को निकालने का काम कर रहा है। जैसे हम लोग आटा से चोकर निकालते हैं वैसे ये काम कर रहा है, ठीक है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये शंकरी इसलिए होता है क्योंकि जितना ये चौड़ा है उतना ये चौड़ा रहेगा, तो ब्लड इधर से तुरंत प्रेस करेगा और तुरंत इधर निकल जाएगा। इसलिए ये चौड़ा होता है, ये पतला होता है कि तुरंत इधर से इन करके तुरंत इधर निकल ना जाए, इसलिए। तो ग्लोमेरुलस का क्या काम हुआ कि अभिवाही धमनी से जो रक्त आया अशुद्ध, वह रक्त क्या कर रहा है? ये छानने का काम कर रहा है, ठीक है। अब ये तुरंत जैसे ही आगे बढ़ता है तो इस तरह के रचना जो आप देख रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नालिका, यानी समीपस्थ कुंडलित नालिका के नाम से इसे जाना जाता है। और ये जो देख रहे हैं आप बिल्कुल थोड़ा पतला जैसा स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं हैनने का लूप कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये क्या करने वाला है, ठीक है। अब देखिए, यहां से जब इधर से ब्लड इधर की ओर जाता है तो इधर ब्लड न जाकर के कुछ बेकार मटेरियल जाते हैं। अब जैसे आप थोड़ा सा और देखिए, यहां पर इस तरह का एक जालीनुमा रचना बना होता है, इस तरह जालीनुमा रचना, ठीक है। तो ये जालीनुमा रचना क्या करता है कि यहां से जो है अपवाही धमनी इस तरह से आकर के यहां से जुड़ा होता है, यहां से इस तरह, ठीक है, जुड़ा होता है। अब क्या कर रहा है? तो यहां से मैंने कहा कि ग्लोमेरुलस क्या कर रहा है? तो बेकार पदार्थ, यानी बेकार पदार्थ को क्या कर रहा है? छान रहा है। अब ये बेकार पदार्थ के रूप में होगा क्या? तो यूरिया होगा, जल होगा, ग्लूकोज होगा, लवण होगा इत्यादि, ठीक है। तो इस सबको छानने का काम करेगा। जब यहां पर छन्नी हो जाएगी तो छन्नी होने की क्रिया जो होती है वो ग्लोमेरुलस स्पंदन कहलाती है, ठीक है। अब तो ग्लोमेरुलस का काम तो हो गया, ये छानने का काम कर दिया। अब एक क्रिया होता है पुनर्अवशोषण। पुनर्अवशोषण क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ ले, पुनः यहाँ पर आएंगे। पुनर्अवशोषण का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कोई फेस्टिवल में झाड़ू पोछा इत्यादि बहुत सारे साफ सफाई करते हैं, तो जो घर से बेकार कचरा निकलता है उसमें से बहुत सारे ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो क्या होते हैं? यूज करने लायक होता है, और हम उसको फिर से क्या करते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं और उसे यूज में ला लेते हैं। तो जितना जो बेकार पदार्थ यूरिया, जल, ग्लूकोज, लवण इत्यादि यहाँ पर निकला, उस सब के सब बेकार नहीं होते हैं, बल्कि
वो थोड़ा सा हमें यूज लायक भी होता है और हम उसे पुनः यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये बेकार पदार्थ को छाना तो ये तुरंत आगे की ओर भेज दिया। जैसे ही आगे की ओर भेजा तो एक धमनी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, वह धमनी क्या करता है, पुनः अवशोषण करता है, मतलब जो एक्स्ट्रा है उसको फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर देखिए ये सबका अवशोषण हो जाए और बॉडी से निकल जाएगा तो हम लोग का बॉडी असंतुलित हो जाएगा, इसलिए इसका पुनर्अवशोषण होना अति आवश्यक है। अब इसी में से आंशिक जो बहुत बेकार है वो पुनः इधर से हेनेले लूप के माध्यम से जाकर के इधर संग्रह नली में इकट्ठा हो जाते हैं। इस संग्रह नली कहाँ से जुड़ा होता है, तो मूत्र नली से जुड़ा होता है। मूत्र नली मूत्राशय से जुड़ा होता है और मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा वह जो भी अपशिष्ट मटेरियल है वो क्या करता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये नेफ्रॉन है और ये नेफ्रॉन क्या है, तो किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये ध्यान रखना है कि ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, ये छन्नी करने का काम करता है, ठीक है। और जो बेकार पदार्थ है वो तुरंत आगे की ओर भेजता है। आगे वाले जो भाग है उसमें पुनर्अवशोषण हो करके और पुनः अपवाही धमनी में जाकर के जो अवशोषण हुआ मटेरियल है वो जाकर के जुड़ जाता है। और इधर से जो अशुद्ध ब्लड निकला तो इन्हें से शुद्ध हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो छाना गया है, तो यहाँ पर शुद्ध हो गया और इधर से अवशोषण यानी पुनर्अवशोषण होकर क्या हुआ, फिर से यहाँ पर ब्लड के साथ ऐड हो गया, तो फिर से ये ब्रेकिये सिरा में चला जाता है। और जो बेकार पदार्थ मूत्र मार्ग से यूरिन वगैरह निकलता है उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्रवण कहते हैं। तो आगे की टॉपिक हम लोग बात करेंगे, ये क्या कहते हैं, मानव उत्सर्जन की जो प्रोसेस है वो यहीं पर द एंड हुई। धन्यवाद। चलाओ चलाओ।